यूपीपीसीएस 2026 के फॉर्म भरे ही जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अभी शुरुआत में ही फॉर्म भर दें। जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक आती है वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, तो ये समस्या आपको ना हो तो शुरुआत में ही फॉर्म भर देना। अभी तो नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफिकेशन में 500 दी गई हैं, लेकिन ये बात श्योर है कि 900 वैकेंसी, बल्कि कुछ सोर्सों के मुताबिक कहा जा रहा है कि 1300-1400 तक वैकेंसी हो सकती हैं। कुछ ऐसी भी पोस्टें बढ़ सकती हैं जिनके लिए स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे फ़िलहाल नोटिफिकेशन में 12 पोस्ट ऐसी दे रखी हैं जिनमें स्पेसिफिक मतलब सिंपल ग्रेजुएशन अगर आपकी नहीं है, कुछ स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक के लिए मास्टर्स डिग्री है। ऐसी वैकेंसी भी 12 शामिल की गई हैं। 5 ऐसी पोस्ट हैं जिनमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो मैंने इन सब पर तो डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है, वो समझना है कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो चैनल पर जाकर आप लुकआउट कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी पोस्ट हैं। खैर, फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स का जो सिलेबस रहेगा वो पेपर फर्स्ट जीएस 1 एंड पेपर सेकंड, जैसे हम सीसेट या फिर जनरल स्टडीज सेकंड पेपर कहते हैं, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको वो पूरा सिलेबस डिटेल तरीके से जो लेटेस्ट है नोटिफिकेशन के अनुसार उसे समझाने और बताने की कोशिश करूँगा। मेरे इस चैनल पर यानी आपके इस चैनल पर रणधीर एजुकेशन पर आपको पीसीएस से संबंधित प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जिसमें हम लोअर पीसीएस को भी कवर कर रहे हैं और अपर पीसीएस के लिए इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, हिंदी जो आपके सिलेबस में है उसे आप विधिवत तरीके से पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट पर, और उनका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर अपनी तैयारी को नए आयाम पर ले जा सकते हैं। मैं आपको अभी बता दूं, मेरा ये आपसे एक निवेदन ये है कि आप शुरुआत में ही किसी भी वीडियो को जब आप देखें तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। बस यही एक अप्रिशिएशन मुझे आपकी तरफ से चाहिए। बाकी सब कुछ यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने के लिए आपको तैयार हूँ। पीडीएफ है, चाहे कोई कंटेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन है, सब मैं यहाँ पर देता रहता हूँ। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपका जो भी डाउट हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपका जवाब जरूर देता हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन इस सिलेबस को लेकर ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सिलेबस के बारे में हम क्या क्या है। देखिए, जो पहला पेपर होगा वो पेपर फर्स्ट होगा, जैसे हम जीएस फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें टोटल मार्क्स जो होंगे वो 200 मार्क्स होंगे जैसा कि लिखा हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी 150 आएंगे। आपकी प्रीलिम्स की जो कट ऑफ बनेगी वो केवल और केवल सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर फर्स्ट से ही बनेगी। तो फिर आप सोचेंगे कि सेकंड वाले से, सेकंड वाला केवल आपको पास करना है, उसके नंबर आपके कट ऑफ में नहीं जुड़ते हैं, कट ऑफ आपकी प्री से बनती है। तो प्री का सिलेबस अच्छे से समझ लो। ये सिलेबस अगर आपका तैयार है तो सीसेट लगभग हो जाता है, सीसेट में कोई दिक्कत खास आती नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर चुके होंगे या फिर आपने 9th-10th में मैथ और रीजनिंग ये सब आपने जनरली पढ़ा हुआ होता है, तो वो पास करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बशर्ते जीएस पेपर फर्स्ट पास करना थोड़ा टास्क भरा है, इसीलिए कट ऑफ भी इसी का बनता है। तो ये सिलेबस आपको ध्यान से समझना है, क्या क्या आपका आना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। देखिए, यहां पर जो पहले नंबर पर जैसे नोटिफिकेशन में है मैंने वैसे ही यहां पर देने की कोशिश की है, अलग से मैंने यहां पर कुछ भी नहीं जोड़ा है। जैसा नोटिफिकेशन में है लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहां पर सिलेबस बता रहा हूं। ओके, चलिए देखिए, नंबर 1 पर इन्होंने जो यहां पर बताया है वो है करंट अफेयर। और करंट अफेयर आप जानते हैं नेशनल और इंटरनेशनल दोनों होती है, इसमें आपको यूपी करंट अफेयर भी शामिल करना होगा। ध्यान रखना है, तीनों तरह के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। ओके, प्रीलिम्स की बात हम कर रहे हैं, पेपर नंबर फर्स्ट की जीएस। इसके बाद इन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में बताया है, जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है। इसके अलावा मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है। तीनों हिस्ट्री आपको पढ़नी होंगी। पुरापाषाण काल, जिसमें हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल उससे पहले का भी था प्राग ऐतिहासिक काल, ये भी आपको पढ़ना होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब पढ़ने के बाद आप प्राचीन भारत पर पहुंचेंगे, तो ये भी एक पार्ट है। मतलब कि आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है, फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ना है, उसके बाद ऐतिहासिक काल पढ़ना है। ऐतिहासिक काल के ही पार्ट हैं हमारे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। ठीक है, हालांकि इन्होंने सिलेबस में
प्राग ऐतिहासिक शब्द नहीं लिखा है, तो ये मत समझना कि वहां से प्रश्न नहीं आते, प्रश्न आते हैं। फिर आद्य ऐतिहासिक काल जब आप पढ़ेंगे तो उससे भी प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आपने पढ़ा ही होगा वो, लेकिन सिलेबस में इन्होंने प्राचीन भारत पढ़ा है। प्राचीन भारत की जो शुरुआत है वो ऐतिहासिक काल से होती है, तो जानते ही होंगे सब आप। उसके बाद मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और साथ ही साथ इन्होंने फोकस्ड किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को। जितने भी भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में स्पेशली इन्होंने लिखा है। तो स्वतंत्रता संग्राम हो और राष्ट्रवाद हो, इनको हिस्ट्री में शामिल किया गया है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें पूरी हिस्ट्री शामिल की गई है। ओके, ठीक है। ऐसी ज्योग्राफी पर आते हैं, तो ज्योग्राफी भी दो तरह की होती है। आपको इंडियन ज्योग्राफी भी करनी होगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करनी होगी। साथ ही साथ सोशल ज्योग्राफी जरूर करनी है, जो कि एक तरह से हमारा इसी भूगोल का ही पार्ट है। तो कंप्लीट भूगोल करना है, जिसमें हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी करनी होगी। तो कंप्लीट ज्योग्राफी का भी पोर्शन दिया गया है, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी हो, सोशल ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, ये सभी आपको करने होंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है इस एग्ज़ाम में, जो हमने देखा, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने लगाए तो उसमें ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं, वेटेज होता है, वो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का बहुत होता है। तो इंडियन पॉलिटी पर आप जो है विशेषकर ध्यान देंगे, इंडियन पॉलिटी पर। हालांकि विशेषकर ध्यान तो सभी पर देना है, बट इंडियन पॉलिटी चूंकि इसके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है। इसी में आप संविधान पढ़ेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे। हालांकि पंचायती राज का इन्होंने जिक्र किया है, जो कि संविधान का ही एक पार्ट है। तो संविधान में आप कंप्लीट शुरू से लेकर टोटल आपके जो मूलतः 22 भाग हैं और संख्या के आधार पर 25 भाग हैं, सब आपको करने होंगे। संविधान संशोधन आपको करना होगा, यानी कुल मिलाकर पूरा करना होगा। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, वो उसी संविधान संशोधन का ही पार्ट है। तो भाग आपको करने होंगे, यानी कुल मिलाकर पूरा संविधान पढ़ना होगा। साथ ही साथ पब्लिक पॉलिसी भी पढ़नी होगी और राइट इशू जो हैं वो पढ़ने होंगे। ये करंट के मुद्दे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये रहा आपका प्रीलिम्स का शुरुआती। इसके बाद आपको करना होगा हमारी इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन्होंने सिलेबस में इसी अकॉर्डिंग दिया है। आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो इकोनॉमिक्स को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ही आप चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, द डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स हो, नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक हो, ये सब आपके शुरुआती इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। फिर उसके बाद नेशनल इनकम, उसके बाद इनकम टैक्स, ये सब आप पढ़ेंगे। बात आप समझ रहे होंगे। तो ये हमारा जो सिलेबस होगा वो इकोनॉमी का पूरा होगा। हालांकि जब इन्होंने यहाँ पर जो सिलेबस दिया है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में चर्चा कर दी है, ठीक है, सतत विकास। ओके, सतत विकास की जो बात होगी वो हम इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 प्रकार के बनाए गए थे, है ना, गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये वाले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो इन्होंने यहाँ पर लिखे। साथ ही साथ यहाँ पर पॉवर्टी के बारे में इन्होंने कहा, डेमोग्राफी के बारे में कहा, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं इनके बारे में। तो ये भी आपका करंट से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है। तो इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट करना होगा। इन्वायरमेंट के बारे में इन्होंने खासकर एक बात स्पेशली अपने नोटिफिकेशन में लिखी है, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। इन्होंने लिखा है कि इन्वायरमेंट का हमें कोई विशेषज्ञ नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या अन्य का विशेषज्ञ चाहिए? हाँ, इनको अन्य का विशेषज्ञ ही चाहिए। अगर आप इन सब्जेक्ट पर अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो मतलब उनकी नज़र में विशेषज्ञ नहीं है, वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इन्होंने केवल एक सब्जेक्ट के लिए लिखा है कि इस विषय के लिए किसी विशेष स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। मतलब कोई आपने ऐसा नहीं है कि आपने स्पेशल कुछ कर रखा हो, कुछ स्पेशलाइजेशन कर रखा हो तभी आप इसमें, मतलब ऐसा नहीं है। मतलब आप जनरल इसको पढ़ के जाना है, जनरल जो आता है वो। पर्यावरण को पढ़ना है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। अब आप कहेंगे तो इसका मतलब क्या हमें बाकी नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व्स ये नहीं पढ़ने होंगे? ये भी पढ़ने होंगे। ये सिलेबस में लिखा नहीं है, इन्होंने जैसा दिया मैं वैसा बता रहा हूँ। तो ये डिटेल्ड यही है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये आपको करना होगा। मैंने प्लेलिस्ट में करा रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं, टॉपिक वाइज मैंने कराया है। जो भी सवाल अब तक पीसीएस में पूछे गए, चाहे वो यूपी पीसीएस को हों, यूपीएससी के हों, एमपी पीसीएस के हों, सबको मैंने शामिल किया है। तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वन शॉट में भी मैंने दे रखा है, वन शॉट में लगभग 8-9 घंटे में कंप्लीट कराया, वो देख लेना।
विज्ञान आप जानते हैं कि भौतिक विज्ञान होती है, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ये तीनों को शामिल किया गया है। ठीक है, और साथ में साइंस इन एवरीडे लाइफ, ये आप करंट से जोड़कर चलेंगे, ये भी यहाँ पर हिस्सा पढ़ना होगा। ओके, इसके बाद आपको इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी होगी। हालांकि इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये जो है यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ये आपको पढ़नी होगी। वही चीज़ है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी है, सोशल है, इकोनॉमिक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और बाकी जो भी कॉन्सेप्चुअल होते हैं वो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो ये हमने यहाँ पर शामिल कर लिया। अब देखिए अगला है जिसको हम इंडियन पॉलिटी में आपको बता चुका हूँ। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ये आपका हो चुका है। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड सामान्य विज्ञान ये थोड़ा रिपीट हो गया है, तो इसे मैं पीडीएफ में हटा दूंगा, इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, ये तो रहा सिलेबस जीएस वाला। उसके बाद आपका जीएस 2 पेपर होगा और ये दोपहर की शिफ्ट में होता है। इस दोपहर की शिफ्ट में जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ पर 200 मार्क्स के होंगे, लेकिन वो 100 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 33% आपके नंबर आना अनिवार्य है। ठीक है, 33% जरूरी है, आपको बुलाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बताना चाहता हूं आपको? इसमें यह है कि 100 प्रश्न आएंगे, 100 में से 33 प्रश्न कम से कम आपके सही होने चाहिए। ओके, नेगेटिव मार्किंग होती ही आपको पता ही होगा, मतलब कि आपको 33% ओवरऑल लाने हैं, तभी आप पेपर फर्स्ट में पास माने जाएंगे यदि हो तो, अन्यथा नहीं। तो ये पासिंग के लिए होता है। देखिए यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है वो एक पैसेज आएगा, पैसेज को पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर करने हैं, उसका निष्कर्ष निकालना है और उसका मेन आइडिया बताना होगा। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं ये जांचा जाता है कॉम्प्रहेंशन के थ्रू। एक तो ये आना है। ओके, ये पेपर 2 की बता रहा हूँ मैं आपको, जिसे आप सी सेट कहते हैं। इसके अलावा इफेक्टिव डेप्थ कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संवाद जो होता है, इसको ये जांचते हैं। वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन आपका कैसा है, इसको जांचने के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ पर कुछ एक लॉजिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, व्यवहारिक और सामाजिक कौशल से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। केवल और केवल एक जनरल नॉलेज वाली चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी के प्रश्न पूछेंगे, जो कि रीजनिंग का है। लॉजिकल रीजनिंग आएगी, एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, कॉज एंड इफेक्ट वाले यहाँ पर प्रश्न आएंगे। अगर आपने पहले ये रीजनिंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, बैंकिंग में स्पेशली आती है, वो बैंकिंग वाली ही रीजनिंग लगभग यहाँ पर सेम होती है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। एसएससी वाली जो होती है वही होती है। बाकी डेटा एनालिसिस आता है जिसको हम डीआई कहते हैं, तो डीआई के प्रश्न भी आप कर सकते हैं। तो डेटा से यहाँ पर आएंगे प्रश्न। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित प्रश्न होंगे, ये भी हमारा जो है रीजनिंग का ही पार्ट होता है। ये भी हमें यहाँ पर अलग से सिलेबस में मेंशन करके दिया है, जैसे डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल एंड एथिकल डिसीजन वाले यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको सी सेट में पेपर 2 में। और क्या क्या होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, जैसे आपको पैटर्न्स दिए जाएंगे, वो पैटर्न्स आपको पहचानने हैं। मेंटल एनालिसिस के प्रश्न होंगे, मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से प्रश्न होंगे। ये ऐसा ही सिलेबस में दिया गया है। फिर गणित भी पूछा जाएगा, गणित को मैं आगे डिस्कस करूंगा, गणित में क्या क्या पूछा जाएगा, अभी तो केवल मैं जनरल बता रहा हूँ सी सेट का। यहाँ पर आपको अर्थमेटिक आएगा, आपका एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है और स्टैटिक्स है, ये सब आपका प्रारंभिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आएगा। मैथ्स के बारे में आगे बता दूंगा क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, मैथ्स और हिंदी का स्पेशली अलग से उन्होंने एक्सप्लेन्ड एक सिलेबस दिया है। इंग्लिश में देखिएगा ग्रामर आनी है, वोकैब आनी है, कॉम्प्रहेंशन जैसे हिंदी में आया था वैसे यहाँ पर आता है, और सेंटेंस फॉर्मेशन और एरर डिटेक्शन। अगर आपने एसएससी का पेपर दिया होगा या बैंकिंग का तो वहाँ तो ये प्रश्न पहले से पूछे जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर पूछे जाएंगे। हिंदी में व्याकरण है, ज्ञान शब्द का ज्ञान है, वाक्य की शुद्धि है, पर्यायवाची और विलोम गद्यांश, ये सब आपके सामान्य हिंदी के पार्ट है। तो ये हम सी सेट की बात कर रहे हैं, जो कि 200 मार्क्स का होगा, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे में कर रहे हैं, कम से कम 33% लाने होंगे, तभी आपका पेपर फर्स्ट चेक होगा, अन्यथा चेक ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है गणित जो दिया गया है, उस गणित में क्या क्या है ये यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो। अगर आप गणित का थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, रीजनिंग भी पढ़ लेते हैं, हिंदी जनरली सब जानते ही हैं, थोड़ा इंग्लिश की तैयारी कर लेते हैं, तो सी सेट हो जाता है। सी सेट बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है। कई बार क्या होता है कि बहुत टफ आ जाता है, वो बहुत रेयर होता है कि बहुत टफ आता है। ठीक है,
बट फिर भी इतना तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना तो कर ही लेंगे कि 33% से ऊपर आपके मार्क्स आ जाएं। देखो नंबर सिस्टम बहुत फेमस है, हर एग्जाम में नंबर सिस्टम आता है, चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो और कोई एग्जाम हो, सभी में नंबर सिस्टम आता है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या क्या है, ये सब आपकी जो संख्याएं, इन संख्याओं के बारे में संख्या पद्धति जो है वो आपका एक चैप्टर होगा। एक एवरेज का चैप्टर होगा, अनुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन का, अनुपात समानुपात, ये बहुत ही इजी होते हैं, अर्थमेटिक में आते हैं ये। बाकी प्रतिशत है, प्रतिशत तो भाई ऐसा कोई पेपर ही नहीं जिसमें प्रतिशत से प्रश्न ना बनते हों। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा अगर ये है, अगर डीआई आती है ना किसी भी उसमें, तो वो बेस्ड होती है औसत पर, अनुपात समानुपात पर और आपकी इस परसेंटेज पर, इसी पर बेस्ड रहती है। बाकी और अलग से कोई प्रश्न वहां पर बनते नहीं है। डीआई इसीलिए आसान होती है, जिसने परसेंटेज पढ़ रखा है वो डीआई के प्रश्न आराम से कर लेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, ये डीआई से रिलेटेड ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर्स होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों यहाँ पर आएंगे। टाइम एंड वर्क यहाँ पर पूछा जाएगा, और चाल, समय और दूरी ये यहाँ पर शामिल किया गया है, तो इनको पढ़ना है। केवल 8 आपको अर्थमेटिक में पढ़ने हैं ये चैप्टर्स, जो कि सिलेबस के अनुसार है। बाकी फिर आपको अलजेब्रा पढ़ना है, ठीक है। जैसे बहुपद के गुणनखंड निकालना, बहुपदों का लघुत्तम यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालना, उनमें आपस में रिलेशन देखना, ये सब आपका जो इक्वेशंस आपने देखी होंगी, x² + 5x + 6 = 0, इस तरह की जो इक्वेशंस है वो सब आपकी इसी में पूछी जाएंगी, ठीक है। साथ में आपके मध्यस्थ सिद्धांत, इनसे रिलेटेड प्रश्न होंगे, समानांतर, चर मध्यस्थ और बाकी रिक्त, समुच्चय, ये सब आप जानते होंगे। बेन आरेख जो होते हैं, बेन डायग्राम जिसको कहते हैं, वो भी इसी में अलजेब्रा में शामिल किए हैं, ओके। बाकी ज्योमेट्री भी पूछी जानी है, जिसमें कि ट्राइंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, ये सब आपके त्रिभुज, आयत, वर्ग, ये सब आपके उसी में पूछे जाएंगे ज्योमेट्री में, ठीक है। गोला के बारे में, या फिर समकोणीय वृत्ताकार बेलन, समकोणीय वृत्ताकार शंकु, घन, इन सब के बारे में प्रश्न पूछता है, जो कि ज्योमेट्री में ही पूछेगा, ओके। इसके बाद कुछ प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो स्टैटिक्स में पूछे जाएंगे, जिसमें आपके डायग्राम्स यानी जो आपका डीआई है वो शामिल है। डीआई जो होती है आप जानती होंगे, कुछ चार्ट्स होते हैं और कुछ आपकी नंबर्स के आधार पर ये सब डीआई बनती हैं। टेबल फॉर्म में होती है, टैबुलेशन होता है, एक आपका उसमें होता है डिग्री फॉर्मेट में होता है, तो वो तो सब जानते ही होंगे आप। तो वहाँ पर स्टैटिक्स में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपका पाई चार्ट होगा, बार चार्ट होगा, आयत चित्र होगा और बारंबारता बहुभुज होगा, वक्र से लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। बार चार्ट है, ये सब आपका ध्यान रखना है। ये वही गणित है जो आपने पहले कभी पढ़ा होगा, 9th-10th तक लेवल का, यहाँ पर 10th लेवल तक का आता है, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने इस सिलेबस में इंग्लिश को सेपरेट किया है, इंग्लिश में बताया क्या क्या पूछना है, तो एलैबोरेट किया है। कॉम्प्रहेंशन आना है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आना है, पार्ट ऑफ स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ये पूछा जाएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स, इनसे सब प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्ड्स मीनिंग क्या है वो पूछा जाएगा, वोकैब्स की यूजेस क्या है वो पूछे जाएंगे। आइडम एंड फ्रेजेस, ये तो बहुत फेमस है, सभी में पूछता है आइडम एंड फ्रेजेस। फिल इन दी ब्लैंक्स, ये पूछे जाएंगे, जो कि आपका इसी सी सेट का केवल और केवल 10th लेवल का रखा गया है, ठीक है। जनरल इंग्लिश आपकी 10th लेवल तक की होगी, मैथ भी 10th लेवल तक का ही आएगा, ठीक है। अब हिंदी भी यहाँ पर सेपरेट इन्होंने दी है, वही सी सेट का पार्ट है। इनमें से अगर थोड़ी बहुत तैयारी भी अगर आपकी होती है, उसी से सी सेट निकल जाएगा। हिंदी में वर्णमाला, यहाँ से सवाल तो सभी में पूछे जा रहे हैं। वर्णमाला मैंने वन शॉट में भी करा रखी है, प्लेलिस्ट में भी आपकी वर्णमाला मिल जाएगी, पढ़ लेना वहाँ से। विराम चिन्ह जो होते हैं, जैसे रोको, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रोको मत जाने दो, इसी को अगर मैं यहाँ पर रोको मत, तो रोको के बाद अगर मैं ये कॉमा लगाता हूँ तो अब इसका अर्थ देखिए, रोको मत जाने दो। लेकिन अगर मैं इस कॉमे को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देता हूँ सेकंड नंबर पर, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। तो यहाँ विराम चिन्ह जो होते हैं, चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, चाहे वो पूर्ण विराम हो, अर्ध विराम हो, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, ये आपको पढ़ने हैं। शब्द का रूप है, संधि और समास, ये पढ़ना होगा। समास मैंने पढ़ा रखे हैं, आप देख सकते हैं। क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द मैंने पढ़ा रखे हैं। पर्यायवाची शब्द हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, संकर शब्द, ये सब आपके इसी में आने हिंदी में। बर्तनी शुद्धि,
अशुद्धियाँ, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं, यानी बर्तनी शुद्धि वाले यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी बोलियाँ हैं, आप जानते ही होंगे बोलियों के बारे में, हिंदी में मैंने पढ़ा रखा है, वो प्लेलिस्ट देख लेना, आपकी हिंदी सीसेट की वहीं से तैयार हो जाएगी प्रीलिम्स वाली, ठीक है। तो ये हिंदी का मैंने बता दिया, इंग्लिश का बता दिया, मैथ्स का बता दिया, सीसेट का पूरा बता दिया, प्रीलिम्स वाला मैंने बता दिया, ठीक है। अभी मैं जो पीडीएफ दूंगा उसमें जो मिस्टेक हुई है उसको मैं सही कर दूंगा, जैसे मैंने बताया ना 2 बार आ गई हैं कुछ चीज़ें, तो उनको मैं हटा दूंगा इसमें से, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तैयारी में लग जाओ, ज़्यादा समय नहीं होता है, आप सब जानते हैं डेट पहले से फिक्स्ड है, उसी डेट के अनुसार आप तैयारी करो, अभी से तैयारी करो, करंट अफेयर वगैरह को अभी से देखना शुरू करो। बाकी एग्जाम से पहले मैं सब कवर कराऊंगा, करंट अफेयर आपको करा दूंगा, और जो जो सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर वगैरह है, जो भी यहाँ से रिलेटेड है वो मैं आपको यहाँ पर मुख्य तौर पर देता रहूँगा, ठीक है। बाकी इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, किसी भी वीडियो को देखते हो आपका कुछ नहीं जाता है, बस एक आपको लाइक करना होता है, इसी से मुझे अप्रिशिएशन मिलता है और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूँ। इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, तो इसी का बस रिवार्ड ये है कि आप उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करें। बाकी डेली अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, टेलीग्राम पर आप मैनुअल सर्च कर सकते हैं, ऐड लगाइए, रणधीर एजुकेशन लगाकर सर्च कर लीजिए, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड गुड लक।